आज पढ़ेंगे क्या? पॉलीसेकेराइड। किसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड? किन्हें कहेंगे? ऑलिगोसेकेराइड नहीं कहेंगे ना, ऑलिगोसेकेराइड अलग चीज है। नहीं देखो, कार्बोहाइड्रेट की तीन टाइप होते हैं, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो जो सबसे सरलतम यूनिट है उनको क्या कहा जाता है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड से मिलकर क्या बनते हैं? ऑलिगोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड के जो बहुलक हैं, ठीक है, या जो लॉन्ग चेन है किसकी? मोनोसेकेराइड की, उनको क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या हो जाएंगे? लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक, मोनोसेकेराइड की लंबी श्रृंखला वाले बहुलकों को क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये कम से कम कितने? 10 से लेके 1000 और इससे भी ज्यादा, 10,000 से भी ज्यादा यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जो 10 मोनोसेकेराइड या फिर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट के कंडेंसेशन से मिलकर बने होते हैं। कंडेंसेशन समझते हो? संघनन। जब मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ जाती हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन या संघनन। तो 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां जब आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या बनाएगी? पॉलीसेकेराइड। तो लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर पॉलीसेकेराइड। फॉर्मूला क्या होगा इसका? जनरल फॉर्मूला जो 10 से लेके 1000 तक या उससे ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं वही क्या होंगे? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है H2O नहीं, H10 आएगा। इरेजर कहाँ है? तो CnH10O5 होल ऑफ N, ये इसका क्या हो जाता है? फॉर्मूला। जहां पर कार्बन के नंबर अलग अलग हो सकते हैं और इसमें जल के अणुओं की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड के लॉन्ग चेन पॉलीमर को क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के सीधी श्रृंखला वाले या लंबी श्रृंखला वाले बहुलकों को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसमें इनकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, और 10 से ज्यादा बढ़ते जाए तो वो क्या बनते जाएंगे? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इनका फॉर्मूला है CnH10O5 होल ऑफ N। और क्या खासियत होती है इनकी? ये जल में घुलनशील होते हैं या नहीं होते हैं? ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जल में अघुलनशील। और स्वाद में कैसे होंगे? मीठे होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, टेस्टलेस होते हैं, स्वादहीन। तो मोनोसेकेराइड के जो बहुलक हैं उनको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इनका फॉर्मूला CnH10O5N होता है, जल में अघुलनशील और स्वादहीन होते हैं। अब ये इनसे जुड़ने वाली मोनोसेकेराइड के आधार पर मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन से? होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब जो एक जैसी मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होंगे, जैसे ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट ऐसे आपस में जुड़ते जाए। ठीक है, और अगर इसकी संख्या 10 से ज्यादा हो तो ये क्या बना लेगा? एक पॉलीसेकेराइड। जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के। तो ये क्या हो जाएंगे? ग्लूकोज के पॉलीमर या पॉलीसेकेराइड। ठीक, अब इनका एक और नाम है, इनको ग्लाइकन भी कहते हैं। क्या नाम इनका? पॉलीसेकेराइड को ग्लाइकन भी कहते हैं। नोट कर लो इतना। क्या बोल रहे थे? इसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। कितने टाइप के बताया? पॉलीसेकेराइड के कितने टाइप होते हैं? 2। अगर एक जैसी मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने हैं तो इनको क्या बोला जाएगा? होमो पॉलीसेकेराइड। ठीक, और अगर अलग अलग मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? हेटेरो पॉलीसेकेराइड।
अब है होमोपॉलीसेकेराइड, तो जो सेम मोनोसेकेराइड यूनिट के कंडेंसेशन से मिलकर बनी होती है, सेम मोनोसेकेराइड, जो एक जैसी मोनोसेकेराइड इकाइयों के जुड़ने से बनती है उनको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सम पॉलीसेकेराइड। ठीक है, दूसरे होते हैं विषम पॉलीसेकेराइड। तो जो एक जैसी इकाइयों से के संघनन से बनते हैं उनको होमोपॉलीसेकेराइड, और जो अलग अलग यानी डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट के कंडेंसेशन से मिलकर बनते हैं, डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट, जो अलग अलग मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होंगे उनको हेटेरोपॉलीसेकेराइड, जो एक जैसे मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं ना होमोपॉलीसेकेराइड। एग्जांपल पता है इनके, एग्जांपल बताओ सम पॉलीसेकेराइड के। स्टार्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और इंड्यूलिन। इंसुलिन नहीं पढ़ना है ना, इंसुलिन अलग होता है, ये इंड्यूलिन है। हाँ, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ये सभी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। ठीक, ये अल्फा ग्लूकोज का, ये भी अल्फा ग्लूकोज का, और ये किसका होता है, सेल्यूलोज, किसका पॉलीमर है पता नहीं। हाँ, सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है, पढ़कर नहीं आते हैं ना, सब कुछ यही पढ़ना है बस, नहीं पता किसी को। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन बीटा ग्लूकोज का। ठीक, ये अल्फा ग्लूकोज और ये बीटा ग्लूकोज, और ये किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। आगे बढ़े, इसके अलावा इसके एग्जांपल क्या कौन से हैं, काइटिन, पेक्टिन और इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टार्च। तो क्या है स्टार्च, स्टार्च के बारे में सभी ने सुना होगा, कहां पाया जाता है, क्या काम होता है इसका, आलू में होता है, क्यों होता है, किस रूप में पाया जाता है। पौधे जो भी अपना भोजन बनाते हैं उस भोजन को वो किस रूप में सुरक्षित रखते हैं, स्टार्च के रूप में। तो क्या है, ये एक टाइप का रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। ठीक है, एनिमल की बॉडी में जो रिजर्व फूड है वो अलग होता है, क्या होता है, ग्लाइकोजन। लेकिन प्लांट की बॉडी में जो रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड कौन होगा, स्टार्च। ठीक है, इसके अलावा कहां कहां पाया जाता है ये प्लांट में, प्लांट के फ्रूट्स में होता है, ठीक, और सीड्स में होता है, और कहां पाया जाता है बताओ, पत्तियों में तो इसका निर्माण होता है। कोशिकाओं में या तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में इसका निर्माण होगा, और दूसरा एक स्पेसिफिक प्लास्टिड है जिसको बोला जाता है एमाइलोप्लास्ट। सुना इसका नाम, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट एक ऐसा लवक है या प्लास्टिड है जिसमें स्टार्च का क्या होता है, स्टोरेज होता है, ये इसमें सुरक्षित रहता है। ठीक, अब स्टार्च किसका पॉलीमर है बताओ, ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, जिसके दो भाग होते हैं। कौन कौन होता है इसमें, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, अवयवी घटक। कौन से, एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। और जो एमाइलोपेक्टिन है ये स्टार्च के बाहर का पार्ट बनाता है, आउटर पार्ट, और इसके सेंट्रल पार्ट में कौन होगा, एमाइलोज। केंद्र में होता है एमाइलोज, और केंद्र के चारों यानी बाहरी तरफ क्या होगा, एमाइलोप्सिन। स्टार्च दो भागों से मिलकर बना है, एमाइलोज और एमाइलोप्सिन से। ठीक,
किसका? एमाइलोज को एमाइलोज ही कहेंगे, एमाइलोप्सिन को एमाइलोप्सिन ही कहेंगे। अब इनका मतलब कहां से लाए? क्या? अवयव, इसके दो अवयव होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। इसका पहला पार्ट कौन सा है? एमाइलोज। तो जो एमाइलोज है अल्फा डी ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है, अल्फा डी ग्लूकोज का रेखीय बहुलक, लीनियर पॉलीमर। रेखीय बहुलक समझते हो? जो बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा, एक सीधी रेखा में बंध बनाएगा। और इसमें कौन से बंध होते हैं? अल्फा 1-4। कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फा 1-4। क्योंकि ग्लूकोज का, पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? चौथा कार्बन। इन दोनों के बीच में यहां पर क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एमाइलोज में 200 से लेके कितने? 20,000 तक ग्लूकोज उपस्थित हो सकते हैं। 20,000 ग्लूकोज यूनिट। ठीक है। तो जब अल्फा डी ग्लूकोज एक के बाद एक 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? एमाइलोज। इसमें ग्लूकोज की संख्या कितनी होती है? कम से कम 200 और ज्यादा से ज्यादा 20,000। ठीक। अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, लीनियर पॉलीमर है, 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, 200 से लेके 20,000 तक ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा ये अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच समझते हो? अशाखित। अनब्रांच्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 1-4 बॉन्ड ही पाए जाते हैं। जिसमें 1-6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे वो शाखित पाया जाएगा। अभी इसके बॉन्ड बना के देखते हैं। एमाइलोज किससे मिलकर बना है? अल्फा डी ग्लूकोज से। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्सीजन से पहले जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहां पर छठवां कार्बन। ठीक है। अल्फा ग्लूकोज मतलब OH कहां पर होगा? नीचे या ऊपर? अल्फा में नीचे होगा। ठीक। ऐसे एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, HOH CH2OH और यहां पर क्या जाएगा? एक OH यहां पर H। अब इसी के जैसा एक और ग्लूकोज यहां पर ऐड हो जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? अल्फा 1-4। तो इसका पहला कार्बन, इसका ये वाला मिटा दें OH। चलो दूसरा बना लेते हैं, पहले एक और बनाएंगे। CH2OH H। अब यहां पर क्या होगा? ये कौन सा कार्बन है? पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है? दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन है। इन दोनों के बीच में से ये जो दोनों OH ग्रुप हैं, यहां से क्या निकल जाएगा? एक H2O बाहर निकल जाएगा और ये एक ऑक्सीजन ब्रिज के द्वारा जुड़ जाएंगे। इसको पहले मिटा देते हैं ना। और ये किसके द्वारा जुड़ जाएंगे? यहां पर एक ऑक्सीजन से। तो यहां पर से क्या हुआ? एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और कौन सा बॉन्ड बना? अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे ही एक के बाद एक जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो जुड़ते जाएंगे और क्या बनाएंगे? एमाइलोज। इसके बाद ये जो एमाइलोज है ये आगे चल के कुंडलित रूप धारण कर लेगा। कुंडलित को क्या बोलते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, कुंडलित स्ट्रक्चर। ठीक है। तो एमाइलोज के बारे में इतने पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये अल्फा डी ग्लूकोज का एक रेखीय बहुलक है जिसमें अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें 200 से लेकर 20,000 तक ग्लूकोज की इकाइयां उपस्थित होती हैं और ये कैसा होता है? अनब्रांच्ड। इसके अलावा रेखीय यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है, रेखीय संरचना है जो कंप्लीट होने के बाद में कौन सी संरचना बदल जाएगी? हेलिकल स्ट्रक्चर, कुंडलित संरचना। किस टाइप की? ये वाली, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में ये चेंज आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। एमाइलो पैक्टिन। तो जैसे एमाइलोज रेखीय बहुलक है ऐसे ये शाखित बहुलक होता है, ब्रांच्ड। ठीक है।
तो किससे मिलकर बना होगा ये भी? अल्फा डी ग्लूकोज का शाखित यानी कि ब्रांच्ड पॉलीमर है। अब इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं? इसमें दोनों टाइप के बॉन्ड होंगे। कौन से? 1-4 वाला भी, यानी अल्फा 1-4 और अल्फा 1-6 बॉन्ड भी होता है। ये रेखीय नहीं होता, ब्रांच्ड होता है। ठीक, ब्रांच्ड और हेलिकल कुंडलित संरचना होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसकी वजह से? देखो 1-4 की वजह से तो पहला और चौथा कार्बन जुड़ जाएगा, लेकिन जहां से शाखा निकलती है वहां से एक ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे का छठवां कार्बन, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? अल्फा 1-6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसमें से बना के देखते हैं। ये पहला ग्लूकोज हो गया। ठीक, यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? 1-4। CH2OH CH2OH OH OH OH। ठीक, अब मान लो कि यहां से शाखा निकलने वाली है, तो ये कौन सा कार्बन होता है? कौन सा नंबर का कार्बन है? पहला। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो पहला कार्बन है यहां से, ये किससे जुड़ जाएगा? दूसरे ग्लूकोज के छठवें कार्बन से। यहाँ CH2OH पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और ये पांचवा। तो ये कौन सा कार्बन है? पहला कार्बन, और ये दूसरे ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है? छठवां कार्बन। तो देखा जाए तो 1-4 बॉन्ड कैसे बनते जाएगा? इसके बाद यहां पर एक ग्लूकोज और जुड़ जाए तो यहां पर बनते जाएगा। लेकिन यहां पर देखो पहला कार्बन और एक ग्लूकोज का छठवां कार्बन, तो यहां से अब ये रेखा बिल्कुल सीधी जाने के बजाय में कैसा हो गया? ये नीचे की तरफ एक ब्रांच निकल गई। ठीक है, तो कैसा हो गया? ब्रांच्ड पॉलीमर या शाखित पॉलीमर। यहां से फिर आगे चल के ग्लूकोज का ये ऑक्सीजन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, CH2OH। यहां पर ये कौन सा बॉन्ड बना? यहां पर कौन सा होगा? 1-4। यहां पर कौन सा बॉन्ड? ये पहला कार्बन और छठवां कार्बन। यहां कौन सा जाएगा? 1-6। तो जहां पर ये बिल्कुल सीधे आगे की तरफ बढ़ता है वहां पर बनेगा 1-4। जहां से शाखाएं निकलती हैं वहां से कौन सा बनेगा? 1-6। और इसमें जो ग्लूकोज की संख्या है ये कितनी होती है? 2 × 10⁶। कितना हो जाएगा? 10⁶ मतलब 2 मिलियन, मतलब 20 लाख। 20 लाख होती है, 2 लाख होते हैं? ग्लूकोज यूनिट। तो एक एमाइलोपेक्टिन में 2 × 10⁶ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहां पर ये जो ब्रांच है हर 25 से 30 कार्बन के बाद निकलती है। 25 to 30 ग्लूकोज। ये जो ब्रांच होगी, ब्रांच में कितने कार्बन होंगे? 25 से 30 कार्बन होते हैं, सॉरी 25 से 30 ग्लूकोज होते हैं। ऐसे ही एक के बाद एक जुड़ते जाएगी। तो जब सीधे जुड़ेगा तो क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? 1-4। अब जब ब्रांच निकलेगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? 1-6। तो इसमें दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं। किसमें? एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1-4 और अल्फा 1-6। जबकि उसमें एमाइलोज में कौन से होते हैं? ओनली 1-4। तो दोनों में कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है। क्या क्या डिफरेंस हो जाएगा? देखो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन है कैसा पॉलीमर है? ब्रांच्ड पॉलीमर है। एमाइलोज कैसा पॉलीमर था? लीनियर, रेखीय बहुलक था, और ये शाखित बहुलक है। उसमें केवल अल्फा 1-4 बॉन्ड पाया जाता है। किसमें? एमाइलोज में। एमाइलोपेक्टिन में 1-4 और 1-6 दोनों टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक, उसका स्ट्रक्चर रेखीय होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हेलिकल, कुंडलित संरचना है। उसमें लगभग 200 से 20,000 तक ग्लूकोज होते हैं। इसमें 2 × 10⁶ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और जो भी शाखाएं निकलती है ब्रांच में कितने ग्लूकोज होंगे? 25 से 30 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। डिफरेंस भी लिख लें क्या? लिख लोगे? तो ग्लूकोज का रफ में स्ट्रक्चर ऐसे शॉर्ट में ऐसा बना लेते हैं। ये ब्रांच निकली मतलब यहां पर OH है।
ठीक है, जहां पर नहीं निकली वहां पर क्या है, H। बस ये दो बॉन्ड पहचानना सीख जाए, ये वाला और एक ये वाला। ये कौन सा है, 1-6। ये वाला कौन सा है, ये है 1-4। और कौन सा है, अल्फा, क्योंकि दोनों ग्लूकोज कौन से वाले हैं, अल्फा ग्लूकोज हैं। तो अल्फा 1-4 और अल्फा 1-6, दो टाइप के बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। हो गया, लिख कर हो गया सभी का। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोजन। कहां पाया जाता है ग्लाइकोजन, किस रूप में रहता है, रिजर्व फूड इन एनिमल सेल। जंतु कोशिकाओं में ये किस रूप में पाया जाता है, रिजर्व फूड के फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। क्यों कहते हैं इसको एनिमल स्टार्च, क्योंकि जंतु की कोशिकाओं में किस रूप में पाया जाता है, रिजर्व फूड, सुरक्षित भोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक, किसका पॉलीमर है ये, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, हाँ, अल्फा ग्लूकोज का। इसमें भी दोनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कौन से, अल्फा 1-4 और अल्फा 1-6। लेकिन याद रखेंगे ये एमाइलोपेक्टिन से बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसमें इसकी जो ब्रांच है, इसमें लगभग कितने ग्लूकोज होते हैं, 13 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं एक ब्रांच में। और एमाइलोपेक्टिन की ब्रांच में कितने मॉलिक्यूल लिखवाए थे ग्लूकोज के, 25 से 30। इसमें कितने होते हैं, लगभग 13 ग्लूकोज होते हैं। ठीक, और इसके स्ट्रक्चर में लगभग 3000 लगभग ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स कितने होंगे इसमें, ग्लाइकोजन में लगभग 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ये बताए थे हमने जब हम C3 साइकिल पढ़ रहे थे, C3C4 पढ़ रहे थे, तब बताए थे। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, क्या बोलेंगे, नहीं बताए तो याद करके बताओ क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोज से किसका बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। और ये प्रोसेस कहां पर होती है, लीवर में या कृत कोशिकाओं में। नोट कर लो इनको। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी लगभग एमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है, मतलब जिसमें 1-4 बॉन्ड हो और एक 1-6 वाला बॉन्ड हो। मतलब कि बिल्कुल एक लीनियर शाखा चल रही है, वहां से एक ब्रांच निकल जाए, तो जहां से ब्रांच निकलेगी वहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, 1-6। जैसा एमाइलोपेक्टिन में बनाए थे ना, सेम उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। बस क्या फर्क होता है, इसमें ग्लूकोज कम होते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर छोटा होगा। एमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है।